चैप्टर का नाम नेक्स्ट स्टार्ट हो रहे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप डॉक्टर बन गए तो लाइफ टाइम पढ़ना है। फिर एमबीबीएस में आपके स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद लाइफ टाइम जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको यही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और एमबीबीएस में जाने के बाद अगर आप चैप्टर पढ़े मेरे याद नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता, ढंग से पढ़ना इस चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात है उस जमाने की जब लोग हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं थे, वो नहीं जानते थे कि हेल्थ किसको कहते हैं। तो उनका मानना था कि बैलेंस ऑफ माइंड विद सर्टेन ह्यूमर इज कॉल्ड गुड हेल्थ। उनका ये मानना था कि ह्यूमर, बैलेंस ऑफ माइंड, मन का बैलेंस हो जाना, माइंड बोले तो मन, ये मन क्या होता है? मन कोई ऑर्गन नहीं है, मन आपके विचार हैं। तो आपके अंदर गुड थॉट्स होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, और विद बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। आपके अंदर बॉडी फ्लूइड जो है वो बैलेंस होने चाहिए, उनका अमाउंट जो है, लेवल जो है बराबर होना चाहिए, तब आप एक गुड हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। जब साइंस नहीं थी उस जमाने की बात है, तो एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम है हिपोक्रेट्स, क्या नाम है? उन्होंने, जिनको अपन फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, उन्होंने 4 टाइप ऑफ फ्लूइड्स बताए कि बॉडी फ्लूइड में 4 टाइप के फ्लूइड होते हैं जिनका बैलेंस होना जरूरी है। और वो फ्लूइड उन्होंने क्या बताया? ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लेम, कि जिसके चारों फ्लूइड बैलेंस होंगे वो एक गुड स्टेट ऑफ हेल्थ में होगा, एक अच्छे स्वास्थ्य के अंदर होगा। लेकिन जब अपन समझते हैं चीजों को, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो बाद में जाकर के इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन उस समय तो सब लोग यही मानते थे कि गुड हेल्थ का मतलब है माइंड का और बॉडी फ्लूइड का बैलेंस होना, जिनको अपन ह्यूमर कहते हैं, ठीक है ना। बाद में इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम को जब देखा गया तो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी इसी को फेवर करता है। इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम 3 दोषास, वात पित्त कफ की बात करता है, जिनमें इन 3 दोषों के बैलेंस होने को ही गुड हेल्थ बताया गया है। अगर आप में वात ज्यादा है तो वात दोष हो गया, कफ ज्यादा है तो कफ दोष हो गया, पित्त ज्यादा है तो पित्त दोष हो गया। ऐसे वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं ना। दोष का मतलब डिसऑर्डर, बीमारी नहीं है, दोष उनको कहते हैं बस, है ना, जिनका बैलेंस होना जरूरी है। तो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी हिपोक्रेट्स की उस फिलोसफी को सपोर्ट करता था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है? डॉक्टर विलियम हार्वे। इन्होंने डबल सर्कुलेशन, दोहरे परिसंचरण तंत्र की खोज की। इन्होंने बोला कि बंद नलियों के अंदर खून बहता है, जो फ्लूइड बह रहा है ये ब्लड है। और इन्होंने जब इस ब्लड को देखा तो एनसीईआरटी में जो बातें बताई गई, जो पुराने टाइम पर लोग मानते आ रहे थे, उन थ्योरीज को डिस्कार्ड कर दिया, उन थ्योरीज को नकार दिया। क्योंकि उस वक्त जैसे एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे तो आप लिखा पढ़ेंगे, पर्सन विथ ब्लैक बाइल वुड हैव हॉट पर्सनालिटी एंड फीवर। तो जो पर्सन ब्लैक बाइल वाला होगा उसकी पर्सनालिटी हॉट होगी और उसको फीवर होगा। लेकिन जब विलियम हार्वे ने कहा मैंने चेक कर लिया, इसके अंदर तो ब्लड है और इसको फीवर हो रखा है, चेक किया, इसमें कोई फ्लेम नहीं मिला, ब्लड ही मिला है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि जिसको फीवर होगा उसके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम कहते हैं कि ज्यादातर बीमारी के अंदर आपको बुखार आता है, फीवर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर ये ब्लैक बाइल जो ज्यादा हो गया। बेसिकली ब्लैक बाइल वो क्या मानते थे? वो लोग मानते थे कि स्प्लीन से, किडनी से कुछ सिक्रेशंस होते हैं, उनको उन्होंने ब्लैक बाइल बोल दिया, और जिसको बुखार होता है उसके अंदर ये सिक्रेशन ज्यादा होते हैं। लेकिन विलियम हार्वे ने क्या किया? विलियम हार्वे ने जिसको बुखार था उसका ब्लड निकाल करके देखा और कहा देखो इसमें कोई फ्लेम या ब्लैक बाइल जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, ये सिर्फ ब्लड ही है। तो इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद इन्होंने, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया, क्लोज सर्कुलेशन के बारे में बताया, और फिर अपन को समझ में आया कि भाई बॉडी का टेम्परेचर अपना 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स रहता है। नहीं, टेम्परेचर बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब बॉडी के अंदर कोई पैथोजन यानी कोई रोग कारक आ जाए, उस वक्त बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। पैथोजन आने पर बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है ताकि उस हाई टेम्परेचर की वजह से वो पैथोजन मर जाए। तो पैथोजन को मारने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। ये एक इम्यून रिस्पॉन्स कह सकते हैं अपन इसको, प्रतिरक्षा अनुक्रिया है ये, तो ठीक है ना। तो यहां पर ये बात यहीं पे खत्म हुई। अब अपन बात करते हैं कि अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ कि अपन गुड हेल्थ किसको कहें, अच्छा स्वास्थ्य किसको कहें, क्योंकि ये थ्योरी तो हो गई डिस्कार्ड। तो इसके बाद में गुड हेल्थ के लिए WHO ने अपनी डेफिनेशन दी, एब्सेंस ऑफ डिजीज। क्या कहा? एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारियों का न होना, ये गुड हेल्थ है। लेकिन फिर का सिर्फ बीमारियों का न होना ही गुड हेल्थ नहीं है। बीमारियों के न होना, एब्सेंस ऑफ डिजीज के साथ साथ मेंटल, सोशल और फिजिकल फिटनेस को ही आप क्या कहेंगे? गुड हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू WHO, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल फिटनेस विद एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड गुड हेल्थ, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले देखिए, आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, आप फिजिकली फिट है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका सोशली फिट होना जरूरी है। ये नहीं कि समाज में आपकी कोई मान सम्मान नहीं, प्रतिष्ठा नहीं है, लोग बाग अपने बच्चों को घरों के अंदर खींच लेते हैं, ये आदमी आ रहा है इसके सामने मत जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सोशल स्टेटस अच्छा होना चाहिए। इसके बाद बोला कि मेंटल फिटनेस, आप मेंटली फिट होने चाहिए। मेंटली फिट का मतलब आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। ये बात तो पुरानी बात से मैच खा गई। तो आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। ये जो थॉट होते हैं, विचार होते हैं, यही आपका मन होता है। तो मन जड़ है या चेतन है जी? चेतन है कि जड़ है? चलो तुम पता करना, है ना।
अच्छा जैसे है ना, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये घड़ी है ना, तो ये सारी वस्तुएं, क्या मन भी इन्हीं की तरह कोई वस्तु है? नहीं है, ये तो बस विचार है ना। तो मन क्या है बेटा? एक विचार है। जैसे आत्मा भी क्या होती है? विचार ही होती है ना। आत्मा को अपन जड़ नहीं मान सकते, आत्मा भी चेतन है, इसलिए इसको चेतना कहते हैं। तो एक बेकार से एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट ने किया, आपने सुना भी होगा कि एक आदमी को मरने के तुरंत पहले और मरने के तुरंत बाद तोला, और फिर बताया गया कि इंसानी आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। ऐसा सुना है ना? तो ये सबसे वाहियात एक्सपेरिमेंट था। आप समझिए कि आत्मा को कोई कैसे तोल सकता है ना। और मरने से तुरंत पहले, मरने के तुरंत बाद, तो दूसरे साइंटिस्ट लोग इसको बताते हैं कि उसके अंदर पसीना वसीना वो कुछ हो रहा होगा, या वो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, जिसकी वजह से उसका 21 ग्राम वजन का वो डिफरेंस आ गया। मरने के बाद एक्टिविटी सारी बंद हो गई, है ना। आप विचारों को कैसे बोल रहे, आज खिड़की बंद कर रखी, सारे कोचिंग के दरवाजे बंद कर दो, आज कोई विचार नहीं आना चाहिए। तो खिड़की दरवाजे बंद करके कोई विचार को रोक सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे आत्मा को आप कांच के बक्से में आदमी को पैक कर देंगे तो क्या आत्मा को रोक पाएंगे क्या? नहीं। तो पहली बात है एक्सपेरिमेंट ही बेकार है ना। आपने सुना इस एक्सपेरिमेंट के बारे में? सभी ने नहीं सुना? अब तो सुन लिया है ना। तो ऐसा वो एक्सपेरिमेंट खारिज कर दिया गया था, है ना। ऐसा नहीं है कि अपने अंदर आत्मा नहीं होती, ऐसा होता है, लेकिन उसका वजन मापना ये बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। चलिए आगे अपन बात करते हैं बैलेंस ऑफ माइंड। तो आपके माइंड का बैलेंस होना जरूरी है, आपके अंदर गुड थॉट होने जरूरी है। हमेशा बुरे विचार तुम्हारे ही दिमाग में क्यों आते हैं कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, 21 लाख जने 20 लाख जने फॉर्म भर रहे हैं, हमारा उनमें से कैसे होगा? तो तुम्हें सीट तो लिमिटेड है, तुम्हें 4000 सीट चाहिए क्या? तुम्हें तो एक सीट चाहिए, तुम्हें तो एक सीट का काम करना है अपना, बाकी सीटों का छोड़ा, जिसको जो मिलनी होगी मिल जाएगी। तुम अपना काम अच्छे से करो ना। तुमने तो क्वेश्चन पढ़े, पेपर उन्हीं क्वेश्चन से आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है कि नहीं है? तो गुड थॉट रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छे विचारों से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है ना। आपने देखो आप कितना संघर्ष करके आए हैं, आपके जीवन में इतना संघर्ष हो चुका है कि 300 मिलियन से रेस लगा के तुम जीतते हो। 300 मिलियन के से रेस लगा के जब जीत गए तो आप जाइगोट बना, मोरुला हुई, ब्लास्टुला हुई, गैस्ट्रुला हुई, वजन बढ़ता गया, ग्रेविटी चाह रही थी कि उसको नीचे खींच ले, अगेंस्ट ग्रेविटी जाकर के रोके हो। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाकर के रुका, कितना बढ़िया काम कर दिया। जब समझ ही नहीं थी, सूझबूझ ही नहीं थी, अगेंस्ट ग्रेविटी रुके, 9 महीने तक रहे, फिर तुम्हारा सुपर सा जन्म हुआ और तुम दुनिया में आए, और दुनिया में आकर के कहा अब बुरे विचार शुरू करते हैं। तो क्यों बुरे विचार शुरू करते हो भाई, है ना। कितना सारा अच्छा काम कर गया है। 50% काम तो आपके माता पिता ने कर दिया कि आपको एक बहुत बढ़िया से घर में जन्म दे दिया। उन लोगों को भी देखो जिनको न तो रहने के लिए घर मिलता है, न खाने के लिए रोटी, न पहनने के लिए कपड़े, वो भी तो अपना जीवन यापन कर ही रहे। आप तो हर कंडीशन में, हर तरह से इतना बढ़िया से बढ़िया आपका एनवायरनमेंट मिला है, बढ़िया से बढ़िया आपको माता पिता मिल गए, बढ़िया स्कूल मिल गया पढ़ने के लिए, और ठीक ठाक टीचर मिल गया पढ़ाने के लिए, है ना। तो सब कुछ बढ़िया से बढ़िया आपके जीवन में हो ही रहा है। तो फिर किस बात के लिए बुरे विचार लेकर के आना? अगर आपके मन में अभी भी बुरे विचार चल रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, डिसऑर्डर, ऐसा कुछ भी है, आप एक हेल्दी पर्सन नहीं, आप बीमार पर्सन है। शारीरिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से तो आप बीमार ही है ना। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, सोशल स्टेटस अच्छा होगा, तब जाकर कहेंगे कि ये एक गुड हेल्थ की कंडीशन में है। बोलो हेल्थ समझ में आ गई क्या? अब हेल्थ समझ में आ गई तो बात आती है कि इस हेल्थ को कौन कौन इफेक्ट करता है, हेल्थ के ऊपर किस किस चीज का प्रभाव होता है। एनसीईआरटी में जो लिखा है सिस्टमेटिक बताता जा रहा हूं। हेल्थ के ऊपर किसका प्रभाव होता है? सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर। आपकी जेनेटिक्स का आपकी हेल्थ के ऊपर काफी फर्क पड़ता है। मान लीजिए किसी माता पिता को कोई ऐसी अनुवांशिक बीमारी, हीमोफीलिया वगैरह है, तो बच्चों में वो आएगी कि नहीं आएगी? और उनके अंदर बीमारी, तो फिर हम नहीं कह सकते कि अच्छी स्वास्थ्य की स्थिति में है। तो बोलिए सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर समझ में आ गया ना। दूसरा, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है। तो क्या तुम उठ कर योगा करते हो? क्या तुम उठ के एक्सरसाइज करते हो? क्या तुम दौड़ते भागते हो? कुछ भी नहीं करते। तुम्हारा लाइफस्टाइल खराब है ना। कुछ तो किया करो, कुछ तो ऐसा किया करो ताकि तुम्हारा लाइफस्टाइल सुधरे। लाइफस्टाइल सुधरेगा तो तुम एक अच्छे फिजिकल स्टेटस में आओगे, है ना, एक अच्छी हेल्थ होगी तुम्हारी। कितने लोग योगा करते हैं या थोड़ा बहुत भागते हैं? एक, तुम तो एथलीट हो वैसे भी, और कोई नहीं। अच्छा, योगा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योगा कर ही सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं। योगा के बारे में रामदेव ने इससे पहले, पतंजलि ने कब से बता दिया था ना। तो योगा से भी काफी फायदे होते हैं। थोड़ा बहुत कुछ कर लिया करो। उसके बाद आप देखिए, पहला चीज क्या हो गया? जेनेटिक डिसऑर्डर जो हेल्थ को इफेक्ट करता है। दूसरी चीज क्या हो गया? लाइफस्टाइल, है ना। उसके बाद तीसरी चीज क्या हो गई? आपका किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया आपको, तब भी आप बीमार हो जाएंगे। तो जेनेटिक तरीके से बीमार हो सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से बीमार हो सकते हैं। अच्छा, मेरे अंदर जो बीमारी हो किस वजह से? लाइफस्टाइल की वजह से। अरे ये दिन भर खड़ा रहता, बैठा नहीं आता है, थोड़ा भी बैठ नहीं सकता, क्या करेगा इतने पैसों को? कैसे बताएं, किसी ने पैसे तो दिए ही नहीं है। बोलने वाले ये बोलते हैं इतने पैसों का क्या करेगा, और छोटे देख रहे हम पैसे देंगे नहीं जब तक ये परेशान नहीं करते मांग मांग के, है ना। अभी सुना आप लोगों ने, फोन पे बात कर रहा है, क्या करोगे इतने पैसों का। तो लाइफस्टाइल जो होता है इसमें भी थोड़ा सुधार करना चाहिए, थोड़ा बैठना भी चाहिए, घूमना भी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ बैठने वाले की जिंदगी अच्छी होती है, बैठा बैठा काम करता है, लेकिन बैठने वाला और ज्यादा परेशान है।
अरे छाले हो जाते हैं। कल ही पूछ के आया उससे मैं, है ना। तो सभी अपने अपने जिंदगी में परेशानी है। एक कहावत है मेवाड़ी में, भोपा ही जाने भोपा की गत, है ना। तो सभी अपने अपने तरीके से परेशान है। ठीक है, लाइफस्टाइल कैसे हो गया। तीसरा, पैथोजन का एक्सपोजर। आपके ऊपर कोई पैथोजन ने इन्फेक्शन कर दिया, पैथोजन ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो आप बीमार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। किसी के ऊपर मान लीजिए साल्मोनेला टाइफी ने अटैक कर दिया, उसको निमोनिया कर देगा। किसी के ऊपर HIV ने अटैक कर दिया, एड्स कर देगा, है ना। तो अलग अलग तरह के पैथोजन आएंगे, आपको बीमार कर सकते हैं। बोलो बात सुन में एक नहीं। तो इन तरीकों से आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। अच्छी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। एक काम करिए, आप प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट लीजिए। क्या लेंगे, प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट। मतलब आपके फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल न्यूट्रिशन होना चाहिए, ये सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। आप एक प्रॉपर डाइट लीजिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो खाने में, जंक फूड ले रहे हो, हैं, बर्गर जिसमें चीज ज्यादा हो, दाबेली, समोसा, कचौरी, ये सब ले रहे हो। तो बताइए आपके पास एक बैलेंस डाइट है कि नहीं है, नहीं है। जब बैलेंस डाइट नहीं होगी तो एक गुड हेल्थ आप कैसे अचीव कर सकते हैं। बात समझे नहीं समझे। तो पहली चीज हो गई बैलेंस डाइट। दूसरी चीज क्या हो गई, पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। एनसीईआरटी पन्ना पलटो, उस पन्ने पे चल रहे हैं। एनसीईआरटी पन्ना पलटो, 4 पन्ने क्यों पलटती है एक साथ, एक पन्ने पलटो। हाँ बस इस पन्ने पे चल रहे हैं अपन, है ना, इस पैराग्राफ में। तो आप देखिए, तू इधर DNA लेके बैठ जा, अल्फ्रेड से माथा चेस का एक्सपेरिमेंट। अरे चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, अब ये क्यों खोला। हाँ सेकंड पेज, अरे ये ना, ये सेकंड पेज, ये देख देख। हाँ सबसे पहले देखो बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, है ना। दूसरी चीज क्या हो गई, पर्सनल हाइजीन। तो एनसीईआरटी में लिखा है पर्सनल हाइजीन। मैं कहता हूँ पर्सनल के साथ पब्लिक हाइजीन का भी ध्यान रखो। पर्सनल हाइजीन का मतलब सुबह उठ के नहाते हो कि नहीं नहाते हो, ब्रश करते हो कि नहीं करते हो, उठ के करते हैं, नाखून वगैरह प्रॉपर कटे हुए कि नहीं कटे हुए। याद करो जब तुम स्कूल गए थे, हमने शुरू में तुमको सिखा दिया था, इधर एक चार्ट लगा रखा था, इस पे का गुड हैबिट्स, इधर एक चार्ट लगा रखा था, बैड हैबिट्स। नाखून कटे हुए होने चाहिए, बड़े नाखून नहीं होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, बड़े बाल नहीं होने चाहिए, दांत साफ होने चाहिए, खंडे दांत नहीं होने चाहिए, बताया था। तो ये यही तो था, क्या था, पर्सनल हाइजीन। क्या था ये, पर्सनल हाइजीन। लेकिन मेरा यह कहना है कि पर्सनल हाइजीन के साथ साथ पब्लिक हाइजीन का भी ध्यान रखें। मतलब पब्लिक में बैठे हुए नाक में से अजीबोगरीब पदार्थ निकाल के वातावरण में छोड़ते जा रहे हैं। तो पब्लिक जगहों पे बैठे तो पब्लिक हाइजीन का भी ध्यान रखें, है ना। आजकल तो फोन आ गया, फोन से पहले लड़कियों में था एक दूसरे के जुएं निकालना, और लड़कों में था अपने वो खुदाई कर करके अंदर से हीरे मोती निकालना और बार बार डिस्पोज करना। और ये बहुत सौ की आदत होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छी पर्सनैलिटी का लक्षण नहीं है। अगर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी रखना चाहते हैं तो कम से कम इन चीजों का ध्यान रखिए। जब पब्लिक में बैठे, कान में, नाक में, आंख में किधर भी उंगली नहीं करने का, ठीक है। चलो दूसरा हो गया आपका पर्सनल और पब्लिक हाइजीन। और देखो आगे क्या लिखा है, टेक रेगुलर एक्सरसाइज। डेली आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, या फिर थोड़ा बहुत हो सके तो योगा करेंगे, नहीं तो थोड़ा चल ही लो, है ना, वरना फिर चल बसोगे बीमारी के चलते, है ना। आपको इन चीजों का ध्यान रखना। देखो जो पहले होता था, बच्चों को माताएं दूध पिलाती थी और माताएं पौष्टिक आहार लेती थी, तो बच्चे भी बलिष्ठ पैदा होते थे, है ना। आजकल बच्चे के पैदा होते हैं, माता दूध नहीं पिलाती थी बच्चों को, और बच्चे जो थे वो डिब्बे वाला दूध पीते हैं। तो आजकल जो डिब्बे वाला दूध पी रहे हैं बच्चे, बड़े होते ही बूढ़े निकल रहे हैं। अरे बच्चे से जवान हुआ, जवान तो हुए नहीं, डायरेक्टली बुढ़ापा आ गया। समझे नहीं समझे। तो यही तो अपने लाइफ स्टाइल की वजह से तो ऐसा हो रहा है। समझ में आ रही बातें। आगे इसके बाद देखो क्या लिखा है, डिजीज। तो इसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट होता है डिजीज। इससे पहले इंट्रोडक्शन समझ में आया एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी के पन्ने में पैराग्राफ तो पूरा नहीं पढ़ना, एक एक पैराग्राफ देख लो क्या मैं बोला एज इट इज है कि नहीं। एनसीईआरटी शुरू हुई वहीं से। सबसे पहले देखो आपको वो ग्रीक फिलोसफी के बारे में बता रखा है ना। बाइल के बारे में, सारे बाइल नहीं बोले लेकिन ब्लैक बाइल के बारे में बता रखा है। उसके नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ कुछ बोल्ड करके सब लिखे होंगे। उसमें लिखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह ये सब कुछ 1 2 3। फिर अगले पन्ने पे आ जाएंगे। फिर अगले पन्ने पे आप देखेंगे तो पहले पैराग्राफ में किसकी बातें कर रखी है, हेल्थ की बातें कर रखी है। ये अकॉर्डिंग टू WHO लिख दो वहां पे, है ना। जहां पे ऐसा लिखा है कि यहाँ पर फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, तो उसके पास लिख दो अकॉर्डिंग टू WHO। मिल गया। जिसके पास मॉड्यूल है मॉड्यूल में लिख लो। जिनको एनसीईआरटी, जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है मॉड्यूल में लिख लो। मॉड्यूल में पन्ना नंबर 1 पर है अपन। इसके बाद देखिए आगे क्या गया एनसीईआरटी में, बैलेंस डाइट वाला है क्या, कि मेंटेन कैसे करें, गुड हेल्थ को अचीव कैसे करें। फिर उसके बाद क्या गया, डिजीज। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिजीज। देखो बेटा जैसा कि नाम में छुपा है डिजीज, डिस एब्सेंट इज। आपकी बॉडी के अंदर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा पहले, फिर पढ़ेंगे अपन मेरे अकॉर्डिंग। तो पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिजीज या बीमारियां जो होती है इनको एनसीईआरटी 2 कैटेगरी में बांटती है। कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरी होती है बेटा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कौन सी होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज।
तो एक हो गई इन्फेक्शियस और दूसरी हो गई नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। देखिए बेटा, ऐसे डिजीज जो पर्सन टू पर्सन फैलती है वो इन्फेक्शियस होगी, और जो नहीं फैलती है वो, अरे इन्फेक्शन जो करती है वो इन्फेक्शियस, नहीं फैलती हो नॉन इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शियस किसको कहेंगे? डिजीज विच कॉज्ड बाय पैथोजन, कॉज्ड बाय पैथोजन। पैथोजन किसको कहते हैं बेटा? तो जिनको मॉड्यूल मिलेगा उस मॉड्यूल में सारा सब कुछ लिखा रखा है। रोग पैदा करने वाले कारक रोग कारक कहलाते हैं, रोग कारक को इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं। मॉड्यूल में सब कुछ सिस्टमैटिक लिख के दिया है ना। तो कॉज्ड बाय पैथोजन, ऐसी डिजीज जो किसकी वजह से हो? पैथोजन की वजह से हो, उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं एड्स। एड्स, बोलो एड्स किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से होता है कि नहीं होता है? तो HIV पैथोजन हो गया, तो जो बीमारी किसी पैथोजन की वजह से हो रही है वो क्या हो गई? इन्फेक्शियस हो गई। अच्छा, जो होती है पैथोजन की वजह से नहीं होती, बिना किसी पैथोजन के हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या और किन्हीं कारणों की वजह से हो जाती है, वो कैसे होती है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में अगर आप एग्जांपल लेना चाहे तो एग्जांपल लेंगे बेटा कैंसर। सुना है कैंसर के बारे में? क्या होता है कैंसर? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, सेल में एबनॉर्मल डिवीजन हो जाना और घाटे बन जाती है, जिनको ट्यूमर कहते हैं, ये तो होता है कैंसर। सही बात है। तो बोलिए बेटा, कैंसर इन्फेक्शियस कि नॉन इन्फेक्शियस? नॉन इन्फेक्शियस। एक को कैंसर हुआ, उसको देख के दूसरे को कैंसर होगा? पैथोजन की वजह से फैलेगा? नहीं। तो आपने कहा कि कैंसर जो होता है वो हमारी बॉडी सेल्स में जो होता है, क्या कहते हैं, ज्यादा ग्रोथ करने की वजह से हो जाता है, हमारी सेल्स में ज्यादा डिवीजन की वजह से हो जाता है, पैथोजन की वजह से नहीं होता। लेकिन एक बात बताओ, आपने तो ऐसे भी वायरस पढ़ रखे हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, कैंसर कोजिंग एजेंट नॉन एज ओंको वायरस। कैंसर पैदा करने वाला वायरस को क्या कहते हैं? तो बताइए कि कैंसर वायरस की वजह से होता है कि नहीं होता है? होता है। कैंसर वायरस की वजह से होता है, और ऐसे वायरस को ओंको वायरस कहा जाता है। तो वायरस की वजह से हो रहा है, तो कोज बाय पैथोजन है कि नहीं है? तो जब कोज बाय पैथोजन है तो ये नॉन इन्फेक्शियस कैसे हुआ? मुझे तो इतना बता दीजिए। कैंसर एक वायरस की वजह से होता है जिसको ओंको वायरस कहते हैं, तो फिर कैंसर नॉन इन्फेक्शियस कैसे हुआ? फैलता नहीं। मैं कह रहा हूं जो वायरस की वजह से होता है वो बीमारी फैलती है। कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, फैल रहा नहीं फैल रहा है? HIV वायरस की वजह से हो रहा है, फैल रहा नहीं फैल रहा है? हेपेटाइटिस B वायरस की वजह से हो रहा है, फैल रहा नहीं फैल रहा है? पोलियो वायरस की वजह से हो रहा है, फैल रहा नहीं फैल रहा है ना? तो जितने भी वायरस की वजह से हो रहे सारे फैलते हैं। तो फिर NCERT में कैंसर को नॉन इन्फेक्शियस क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि दुनिया भर के सारे कैंसर वायरस की वजह से नहीं होते, सिर्फ कुछ एक कैंसर वायरस की वजह से होते हैं। सिर्फ 10 से 15% कैंसर की वायरस की वजह से होते हैं, और वो ओंको वायरस की वजह से हो जाते हैं। बचे हुए 80 से 85% जो कैंसर होते हैं वो वायरस की वजह से नहीं होते, वो हमारी सेल के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन के अंदर, और उसके बाद में वो ग्रोथ शुरू कर देती है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कैंसर हमेशा 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 ही नॉन इन्फेक्शियस होगा क्या? नहीं। जो वायरस की वजह से हो रहा है वो कैंसर कैसा होगा? इन्फेक्शियस। तो ये किस कैंसर की बात की गई? अबाउट 80 to 85%। तो 80 to 85% जो होता है जो वायरस की वजह से नहीं हो रहा, उस कैंसर की बात की गई है। और बात करें एलर्जी होती कि नहीं होती? किसी को एलर्जी होती है ना, किसी को फूल से एलर्जी, किसी को मान लीजिए किसी धूल से एलर्जी, किसी को मेरी शक्ल से एलर्जी, किसी को NCERT से एलर्जी होती है सभी को। तो एलर्जी आपको होती है, तो एलर्जी क्या एक दूसरे में फैलती है क्या? नहीं। तो इन्फेक्शियस के नॉन इन्फेक्शियस? नॉन इन्फेक्शियस। समझे कि नहीं समझे? इसी तरह से एक होती है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब किसी चीज की कमी की वजह से आप में बीमारी हो गई। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर आयोडीन की कमी है, गलगंड हो गया, घेंगा हो गया, क्या जिसमें आयोडीन की कमी उसको देख के उसके साथ रह के उसके साथ खाना खा के दूसरे में भी बचेगी? नहीं होगी। वो तो किसी में विटामिन A की कमी हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, किसी में B की कमी हो गई, बेरी बेरी हो गया, किसी में C की कमी हो गई, स्कर्वी हो गया, किसी में D की कमी हो गई, रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया हो गया, किसी में E की कमी हो गई। तो क्या हो गया? उसमें नपुंसकता आ गई, इनफर्टिलिटी आ गई, स्टिलिटी आ गई। किसी के अंदर K की कमी हो गई, खून बह रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर इन विटामिन की कमी की वजह से बीमारी हो रही है। क्या ये बीमारियां फैलती कि नहीं फैलती है? तो डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है वो फैलती कि नहीं फैलती? नहीं फैलती है। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बीमारी का नाम बता दो मैं, CAD। क्या होता है CAD? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जिसमें हो गया क्या दूसरे को भी हो जाएगा? नहीं होगा, है ना? और एक बीमारी बताता हूं मैं, जैसे कि आर्थराइटिस। एक को हो गया उसको देख के दूसरे को हो जाएगा? नहीं। तो जैसे CADs है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कुछ ही दिन पहले हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी इस बारे में। एक ही आर्थराइटिस, जोड़ों में सूजन, है ना, संधि शोथ हो गया, कि उसकी वजह से दूसरों को हो जाएगा? नहीं। तो ऐसी बीमारियां नहीं फैलती, इनको क्या कहेंगे अपन? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। लेकिन जो डिजीज फैल रही है उसको अपन क्या कहेंगे? इन्फेक्शियस, है ना? अच्छा, एक बात बताना, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो रियल में तो जो इन्फेक्शियस डिजीज है
वो कम्युनिकेबल कर रहे हैं और जो नॉन इन्फेक्शियस है वो नॉन कम्युनिकेबल रह रहे हैं, है ना। अब रियल में कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस में फर्क होता है, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस में फर्क होता है, बट एनसीईआरटी में कोई फर्क नहीं किया गया, तो मैं भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको क्या बोल दूंगा, कम्युनिकेबल, लेकिन फर्क होता है। चलो कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं एनसीईआरटी बोला तो बेटा ये कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि ये कम्युनिकेशन से फैलती है, और ये कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आ गई। अच्छा, ऐसी बीमारियां जो छूने से फैलती है उनको बोलते हैं कॉन्टाजिनस, क्या बोलते हैं, और जो छूने से नहीं फैलती वो नॉन कॉन्टाजिनस। तो अब देखो यहां पर अपन इन्फेक्शियस को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो होती है कॉन्टाजिनस, कॉन्टाजिनस क्या होगी बेटा, जो छूने से फैल जाए, उलाला छूना ना, कॉन्टाजिनस बीमारी है। जैसे कि रिंग वॉर्म, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म बोले तो दाद, किसी को दाद होता है उसको दूसरा छुए तो उसको भी दाद होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। छूने से दाद फैलते कि नहीं फैलते हैं, फैजान फैलते हैं। चलिए, तो ये कैसी हो गई, कॉन्टाजिनस, है ना, लेकिन इन्फेक्शन तो कर रही है ना। इसी तरह से जो छूने से नहीं फैलती तो वो कैसे हो जाएगी, नॉन कॉन्टाजिनस, नॉन कॉन्टाजिनस। और इसको क्या कहेंगे बेटा अपन, इसको अपन इसमें एग्जांपल क्या लेंगे, एड्स। अरे बोलो, किसी ने छुआ तो एड्स हो जाएगा क्या, छूने से एड्स होता है, छूने से एड्स नहीं होता, छूने से कोरोना होता है। हाँ, तो कोरोना कैसा है, एड्स कैसा है, हेपेटाइटिस बी कैसा है, नॉन कॉन्टाजिनस, जैसा एड्स वैसा हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना। रिंग वॉर्म कैसा है, कॉन्टाजिनस। समझे नहीं समझे, जो बीमारियां छूने से फैल रही वो और जो नहीं छूने से फैल रही वो। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूँ, एक बीमारी बता रहा हूँ, तुम गलत बोल रहे हो, ध्यान रखना, नहीं तुम सोच रहे हो हम सही बोले, खुश मत हो जाना, गलत बोले। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लीथल का मतलब होता है घातक, बहुत ही ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा घातक नॉन इन्फेक्शियस है कि इन्फेक्शियस है, अरे दोनों ही है। अरे घातक का मतलब जो इंसान को मार दे, ये भी मार देती है, ये भी मार देती है, तो घातक तो दोनों ही है। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो जो बीमारियां छूने से फैलती है वो कैसी होती है, कॉन्टाजिनस। जो बीमारियां एक से दूसरे में कॉज बाय पैथोजन, पैथोजन की वजह से फैलती है वो कैसी होती है, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। वो कैसी होती है, इन्फेक्शियस। जरा सोच के बताना, एड्स इन्फेक्शियस कि नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। लेकिन मलेरिया इन्फेक्शियस, लेकिन पे मत जाओ रे, मलेरिया कैसा है, इन्फेक्शियस, वो भी तो पैथोजन की वजह से हो रहा है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवलिस, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, 4 तक बताते ना, तो उनसे होता है, तो ये हो रहा है। अच्छा, ऐसी बीमारियां जो कॉज बाय वेक्टर, वेक्टर से फैल रही है, वेक्टर से एक दूसरे के दूसरे जा रही है, तो वो भी कैसी होगी, सारी इन्फेक्शियस भी होगी, है ना। जैसे मच्छर की वजह से कौन सी फैल रही है, मलेरिया फैल रही है, डेंगू फैल रहा है, हाथी पांव फैल रहा है, मच्छरों की वजह से होती है बीमारियां। बोलो बात समझ में एक नहीं, ये पूरी कहानी दिमाग में उतर रही कि नहीं उतर रही, उतर गई। तो ये तो मैंने जैसा लिखा था, अब आप बोलेंगे सर कि हिंदी बता दो, कम्युनिकेबल संक्रामक, इन्फेक्शियस संक्रामक, कॉन्टाजिनस संक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल असंक्रामक, नॉन इन्फेक्शियस असंक्रामक, ठीक है ना। तो बायोलॉजी हिंदी में नहीं आई है, इंग्लिश में आई है, ओके। तो आपके मॉड्यूल में सब कुछ लिखा है। एनसीईआरटी में 2 ही शब्दों का प्रयोग किया, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, तो मैंने भी उन शब्दों का प्रयोग कर दिया, अपने हिसाब से बना दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो बीमारियां ये नहीं है। बीमारियों को अगर मेरे अकॉर्डिंग में क्लासिफाइड करूं तो मैं, ये एनसीईआरटी का है ना, मेरे अकॉर्डिंग यहां कर दूं, एक डब्बे में कर देता हूं, ये मेरे अकॉर्डिंग डिजीज। मेरे अकॉर्डिंग अगर डिजीज को क्लासिफाई किया जाए तो मैं 2 कैटेगरी में डिजीज को क्लासिफाइड करूंगा। एक में लिखूंगा मैं कोजेनाइटल, क्या लिखूंगा बेटा, कोजेनाइटल, यानी ऐसी बीमारियां जो जन्म से होती है, इनको हम कहेंगे जन्मजात, क्या कहेंगे, जन्मजात। और दूसरे को अपन कहेंगे बेटा एक्वायर्ड, क्या कहेंगे, एक्वायर्ड। तो ऐसी बीमारियां जो जन्म से तो नहीं होती, जन्म के बाद होती है, उनको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड, यानी कि उपार्जित बीमारी। कैसी बीमारी, उपार्जित। और एक होती है जो जन्म से ही होती है, तो उसको क्या कहेंगे, कोजेनाइटल या जन्मजात बीमारी। तो जो माता पिता की देन है वो कोजेनाइटल है, और जो हमने अपने दमखम पे अर्जित की है वो उपार्जित है, एक्वायर्ड है। समझे कि नहीं समझे, अब मेरे को सोच के बताना, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस एक्वायर्ड का टाइप है कि कोजेनाइटल का, एक्वायर्ड का, किसका है, एक्वायर्ड का। तो एक्वायर्ड की 2 कैटेगरी होती है, एक होती है इन्फेक्शियस और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस। मेरे अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी ने इसी को इसका हिस्सा बता दिया, कोई बात नहीं। अब बोलो इन्फेक्शियस का एग्जांपल में क्या ले लेंगे अपन, एड्स ले लेंगे, और नॉन इन्फेक्शियस में क्या ले लेंगे, कैंसर ले लेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब इसके बाद अपन को देखनी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देखते हैं, उससे पहले आप छेपो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पीछे वालों आ रहा है फुल। काफी दिनों बाद पढ़ रहे हो क्या, लगातार पढ़ने के काफी दिनों बाद। आज तुम लोग कल जाओगे अवार्ड लेने, अरे जाओ, जाओगे क्या।
हाँ मैं देख रहा हूँ, इसलिए आप ऐसे ऐसे पूछ रहे, अभी मैं नहीं होता है ना क्लास में, इसलिए। एक आदमी था, बताया था मैंने, कहीं एक बार खाना खाने गया, जीवन में पहली बार 5 स्टार होटल में खाना खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसे 5 स्टार 7 स्टार होटल थी, जैसे खाना खाने गए तो वेटर आ गया, वेटर ने पास आके यहाँ पे नैपकिन लगाना शुरू किया। आदमी बोला भाई साहब कलम यहाँ तक रखना। तो ये रही इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बेटा क्या होती है? इम्यूनिटी पता है आपको? इम्यूनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। हाँ, रोग प्रतिरक्षा है, खाली प्रतिरक्षा कह दीजिए, समझ जाएंगे लोग। क्या होती है इम्यूनिटी? एबिलिटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ऐसे ही काम नहीं करता। इस प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए जरूरत है एंडोक्राइन की प्लस नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम विद एंडोक्राइन सिस्टम ये कोऑर्डिनेट करते हैं इम्यून सिस्टम के साथ, तब जाके बॉडी में इम्यूनिटी होती है। तो इम्यूनिटी किसी का अपना खुद का काम नहीं है, बल्कि सभी का कंबाइंड काम है। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम में डबल एम आएगा। एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। इम्यून सिस्टम की पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं बेटा? इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी को आप समझिए, इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। कितने तरह की? 2 तरह की। एक होती है जिसको कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? इन्नेट। और दूसरी होती है इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड उपार्जित, इन्नेट सहज जन्मजात, है ना। आपके मॉड्यूल में सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो मैं लिखूं तो नहीं अलग अलग, अंग्रेजी से मैं तो शुद्ध हिंदी उधर लेकर की। तो इन्नेट और एक्वायर्ड 2 तरह की इम्यूनिटी होगी। ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म से ही मौजूद हो, क्या कहेंगे? इन्नेट। यानी जो मम्मी से मिली है, क्या कहेंगे? इन्नेट। हमारे जन्म के पहले से मौजूद थी, इन्नेट। और जन्म के बाद आई, हमने खुद ने की, एक्वायर्ड है। इम्यूनिटी है क्या? बेसिकली एक पैथोजन है, एक रोग कारक है, एक बीमारी फैलाने वाला कीटाणु है जो आपकी बॉडी को बीमार करना चाहता है और आप उस बीमारी से बचना चाहते हैं। तो आप उस बीमारी से बचने के लिए अपने अंदर जो सुरक्षा गार्ड रखते हैं वही आपका इम्यूनिटी है। हमारा देश जिसके ऊपर आतंकवादी हमला करना चाह रहे हैं, तो हमारे देश में जब आतंकवादी हमला करना चाहते हैं तो वो देश के अंदर आसानी से एंटर नहीं कर सकते। सीमा पर कौन है? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो वो क्या करते हैं? उनको अंदर नहीं आने देते। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जाना चाहेगा तो अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है, डेड केराटिनाइज्ड, है ना। तो यहाँ पर पूरी बॉडी पर स्किन लगी हुई है, वो स्किन पैथोजन को अंदर एंटर ही नहीं करने देते। तो कितना ही कर ले कुछ भी, पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या है? स्किन है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है, ये स्किन इन पैथोजन से, इन रोगाणुओं से इतना ही बचा रही है, तो फिर कंटिन्यूटी में स्किन रख देते। यहाँ पर छेद क्यों रखे? जरूरी थे रखने। भाई नेचर ने जब हमको बनाया तो हमारी पूरी बॉडी में कंटिन्यूअस स्किन क्यों नहीं रखी? ये जगह जगह मिसिंग क्यों कर दी? मिसिंग नहीं करते। अरे तुम बोलते कैसे, खाते कैसे, देखते कैसे, सेंसरी ऑर्गन काम कैसे करते, यूरिनेशन, ये सब कुछ कैसे होता, समझ रहे हो? तो इन चीजों, बच्चे का जन्म ही कैसे होता है, समझे नहीं समझे? तो जरूरी कामों के लिए कुछ जगह से स्किन को हटाना पड़ा, और जहां से स्किन हटी है वहां से बैक्टीरिया अंदर आएगा, वायरस अंदर आएगा। तो बताइए इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो जहां पर ये जो स्किन दिख रही है ना, पूरी स्किन कंटिन्यूअस है, किसी बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने दे रही, किसी वायरस को अंदर नहीं आने दे रही, पैथोजन को अंदर नहीं आने दे रही। इसको कहेंगे बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, प्रथम सुरक्षा पंक्ति। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति कौन है? BSF है। बोलो बात समझे कि नहीं? लेकिन हमारी जगह जगह ओपनिंग के, उन ओपनिंग के थ्रू पैथोजन अंदर आ सकता है। ऐसे ही अगर आपने BSF पर जवान रखे हुए हैं तो भी कोई बजरंगी भाईजान रेत में सुरंग खोद कर भी तो अंदर आ सकता है। अरे आ सकता है ना। तो वैसे ही कोई पैथोजन अंदर आ जाएगा, मान लो कट लग गया, अंदर घुस गया, है ना, या आपके मुंह से अंदर चला गया, या आपकी आंखों से अंदर चला गया, या और किसी रास्ते से चला गया, तो पैथोजन तो अंदर चला गया। अब पैथोजन अंदर चला गया तो जैसे कोई देशद्रोही, कोई आतंकवादी देश के अंदर आ जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फर्स्ट लाइन से बच गया तो आगे बच जाएगा। याद करिए वो 26/11 का हमला। तो हमारे पोस्टल जो गार्ड्स थे उनको धोखा देकर के आतंकवादी अंदर घुस गए और मुंबई की ताज होटल पे कब्जा कर लिया था। तो उस समय हमारे देश की जो पुलिस थी वो वहां पे पहुंच गई थी।
तो ऐसे ही कोई पैथोजन हमारे अंदर आ जाएगा, तो पैथोजन अंदर आया तो याद करो पैथोजन के अंदर आते ही हमारे मुंह के अंदर सलाइवा है, लार के अंदर लाइसोजाइम में पैथोजन को मार देगा। तो हमारी स्किन और हमारे ये जो है ना, ये पैथोजन ये भी फर्स्ट लाइन में है, सलाइवा जो है ना ये भी फर्स्ट लाइन में है डिफेंस। तो हमारे मुंह के अंदर आ जाए, पेट के अंदर आ जाए तो म्यूकोसल लाइनिंग है ना, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके ऊपर क्या म्यूकोसल लाइनिंग है, आपकी ट्रेकिया वगैरह पे आंख की कंजक्टिवा है, तो ये सारी म्यूकोसल लाइनिंग है जो पैथोजन से हमको बचा लेती है ना। तो ऐसे ही कोई पैथोजन वगैरह अंदर आ जाए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देश के लिए कौन हो गया, बीएसएफ, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन आ गई, पुलिस आ गई। वैसे हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन भी है और म्यूकोसल लाइनिंग भी है। स्किन और म्यूकोसल लाइनिंग दोनों ही आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि हम अंदर घुसना बैक्टीरिया का तब मानेंगे जब वो ब्लड में चला गया। मुंह में गया है, ब्लड में नहीं गया, आंख में गया है, ब्लड में नहीं गया, तभी शरीर के मतलब ब्लड के बाहर ही माना जाएगा। तो ब्लड के बाहर जब तक है तब तक वो बचा रहा है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो यहाँ तो स्किन है, और जब अंदर चला जाएगा तो म्यूकोसल लाइनिंग होगी। क्या होगी, तो म्यूकोसल लाइनिंग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि अभी तक तो पार करके ब्लड में पहुंचने नहीं दिया है। तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर, यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, हमारी आंखों की कंजक्टिवा में सब जगह म्यूकोसल लाइनिंग है, और बाकी जगह पर स्किन है। तो दोनों क्या हो गए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देंगे। लेकिन किसी न किसी तरीके से वो बैक्टीरिया अंदर चला गया, जैसे मान लो बॉडी में कट लगा तो स्किन कट गई, तो वहां से बैक्टीरिया अंदर चला गया, ब्लड में आ गया, या मान लो म्यूकोसल लाइनिंग को धोखा दे करके बैक्टीरिया अंदर चला गया, स्टमक में HCl था, किसी तरह से HCl से बच के आगे निकल के ब्लड में चला गया। तो बैक्टीरिया एक बार ब्लड में चला गया तो ब्लड में जाने के बाद क्या बच पाएगा, नहीं। ब्लड में जैसे ही गया अंदर तैयार खड़ी है न्यूट्रोफिल्स, कौन सी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट है ना, मैक्रोफेजेस टिश्यू के अंदर, तो बहुत सारी सेल्स आगे पहले से तैयार खड़ी आए, उसको ठोक दो मैक्रोफेज। वैसे ही जैसे आतंकवादी अंदर आ गए तो अंदर पुलिस मौजूद है, उनको निकलने नहीं देगी, उनको मार देगी। लेकिन कभी कभी मामला न्यूट्रोफिल के मैक्रोफेज के हाथ से निकल जाता है और बैक्टीरिया इतना हावी हो जाता है कि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज उनको संभाल नहीं पाती, यानी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो गई। जब मुंबई के अंदर ताज होटल पर आतंकवादियों ने कब्जा किया तो वहां पर पुलिस उनको संभाल नहीं पाए, और उस समय 1982 बैच के IPS अधिकारी हेमंत करकरे, तो हेमंत करकरे जी ने मोर्चा संभाला और वहां पर सारा देखा। लेकिन उस वक्त भी ज्यादा हावी हो गए आतंकवादी, तो नहीं मामला बैठा, तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस NSG को बुलाया, ब्लैक कमांडो, सुना है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, मैक्रोफेज नहीं संभाल पा रही, न्यूट्रोफिल नहीं संभाल पा रही। अब बात आएगी लिम्फोसाइट के पास, BOT लिम्फोसाइट। तो BOT लिम्फोसाइट क्या हो गई, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इनसे बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्या सीधा यहाँ प्रवाह करती है ना। तो वैसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस NSG क्या होती है, NSG की फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो। सुना है आपने, कभी देखा है? इनका निशाना बहुत पक्का होता है भाई साहब, है ना। आंख बंद करके भी गोली चलाएंगे तो भी सीधा खोपड़ी फाड़ देंगे, खोपड़ी फाड़ देंगे, है ना। वैसे ही ये आपकी बॉडी के अंदर चले गए, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आ गए, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन आ गया, BOT लिम्फोसाइट। वो क्या करेंगे, उनको मार देंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन, म्यूकोसल लाइनिंग, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, है ना, मोनोसाइट। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, अच्छे से बोल दो एंटीबॉडी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन होती है, एंटीबॉडी होती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो ये हमारी इम्यूनिटी, अब ये सभी के पास होती है क्या, तो देखो हमको जो जो जन्म से मिल गया वो कैसा हो गया, इन्नेट हो गया, और जो जन्म के बाद हुआ वो एक्वायर्ड। तो बताओ स्किन जन्म से मिली, जन्म के बाद, जन्म से मिली स्किन हो गई इन्नेट। अब बताइए आपके अंदर म्यूकोसल लाइनिंग जन्म से मिली, जन्म के बाद, जन्म से मिली हो गई इन्नेट, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसी हो गई, इन्नेट। HCl वगैरह सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसी हो गई, इन्नेट। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होगी एक्वायर्ड, कैसी होगी, एक्वायर्ड। एंटीबॉडी जन्म के बाद है, एक्वायर्ड। समझे कि नहीं समझे। तो इन्नेट और एक्वायर्ड में समझ में आया फर्क। अब बोलिए इन्नेट, आज हमारे पास क्या है बेटा, चमड़ी है, चमड़ी है, तो चमड़ी के अंदर से कोई बैक्टीरिया जा सकता है क्या अंदर, नहीं जा सकता। बाई चांस कोई चला भी गया, ब्लड में जैसे जाएगा तो B लिम्फोसाइट को पता चल जाएगा। जैसे B लिम्फोसाइट को पता चलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर जाके चुपचाप नहीं बैठता है, वो एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है, तो एंडोटॉक्सिन से B लिम्फोसाइट को पता चलता है। B लिम्फोसाइट को इनको ग्रहण करके एक केमिकल छोड़ती है जिसको इंटरल्यूकिन्स कहते हैं। वो इंटरल्यूकिन्स ब्लड में दौड़ते हैं, हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं, हाइपोथैलेमस को पता चलता है अच्छा कोई बैक्टीरिया है। फौरन हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और वो प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, बैक्टीरिया मर जाता है। तो बुखार क्यों होता है, समझ में आया। मैक्सिमम बीमारियों का जो होता है वो साइन क्या होता है, बुखार होता है। क्योंकि बुखार होना मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, मतलब कोई पैथोजन आया है, तब न जाके बॉडी में ये प्रतिक्रिया हो रही है। समझे नहीं समझे। तो हमारे अंदर ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, कुछ सेल्स ऐसे जन्म से मिली। आज मेरे पास, तो हम अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर फिक्स रख रहे हैं, कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स रख रहे हैं, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट फिक्स रख रहे हैं। तो हमने अपने बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रख रखा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब हमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कौन कौन बैक्टीरिया आ चुका है।
हम हो गए वार्म ब्लडेड। कैसे हो गए? वार्म ब्लडेड या समतापी। अपने ब्लड का, अपनी बॉडी का तापमान कैसा रखते हैं? नियत रखते हैं। आज मैं हूं, एक पेड़ है, मेरे पास बताइए स्किन है, तो बताइए पेड़ के पास छाल है कि नहीं है? बार्क। क्या छाल से अंदर जा सकता है बैक्टीरिया? तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एनिमल का कैरेक्टर के प्लांट्स का, दोनों का, दोनों के पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। समझे कि नहीं समझे? मेरे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, उनके पास भी होगी कुछ ना कुछ, लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स का है, एनिमल्स का नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स का फीचर है। तो बताइए कॉकरोच में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होगा कि नहीं होगा? कॉकरोच में बीओटी लिम्फोसाइट होगी कि नहीं होगी? तो हाँ, इट प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट नहीं, इन स्पेस वर्टिब्रेट्स। समझ ना? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसमें होगी? वर्टिब्रेट्स में। इट प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट बोथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझना, जिसके ऊपर खाल है वो कैसा है? कोल्ड ब्लडेड, और जिसके ऊपर बाल है वो कैसा है? वार्म ब्लडेड। तो बाल वाले वार्म ब्लडेड, खाल वाले कोल्ड ब्लडेड, है ना? खाल का मतलब समझना चमड़ी, चमड़ी स्किन, और बाल का मतलब समझना हेयर्स। तो पक्षियों के ऊपर हेयर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर फीदर्स होते हैं, जिनको अपन हेयर से कंपेयर करें तो पक्षी कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड। एक मछली के ऊपर हेयर होते हैं क्या? फीदर होते हैं क्या? मगरमच्छ के ऊपर होते हैं क्या? सांप के ऊपर होते हैं क्या? तो ये कैसे हो गए? कोल्ड ब्लडेड। तो खाल वाले कोल्ड ब्लडेड, बाल वाले वार्म ब्लडेड। याद रख लोगे क्या रे? ठीक है ना? तो ऐसे करके अपन सारे टेस्ट पे करेंगे, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी का इतना सा पैराग्राफ पढ़ने से चैप्टर नहीं होगा। इस चैप्टर में आपको पूरा 11th का फिजियोलॉजी आना चाहिए, आपको डाइवर्सिटी भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी होगी तो चीजों को और अच्छे समझ पाएंगे। यानी एनसीईआरटी का हर नुक्ता, हर चिन्ह, हर पॉइंट आपको याद होना चाहिए, है ना? कितना टाइम लगेगा आपको ये सब याद करने में? कर लोगे याद? तुम तो साथ के साथ कर रही हो, तुम लोग भी कोशिश करना, बाकी के जो नीट वाले नहीं है कोशिश करो, कुछ याद करो। याद करोगे तुम्हारे लिए फायदा ही मिलेगा, है ना? एक इसके बारे में लिखते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी को क्या कहेंगे बेटा? सहज प्रतिरक्षा। और ये क्या होगी? उपार्जित प्रतिरक्षा। ये कब से होती है? बाय बर्थ। बाय बर्थ, जन्म से पहले या जन्म से ही है ना? तो जन्म से, तो क्या किसी पैथोजन का एक्सपोजर हुआ कि उससे पहले ही? उससे पहले, बिफोर एक्सपोजर, बिफोर एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, पैथोजन के एक्सपोजर से पहले। ये क्या है? आफ्टर बर्थ, एक्सपोजर ऑफ पैथोजन। अरे आप सभी में से बहुत से लोगों को कोरोना हुआ है, ठीक भी हो गए। क्या कोरोना की एंटीबॉडी पहले से थी कि बाद में बनी? जब कोरोना हुआ तब ना जाकर एंटीबॉडी बनी, उस बीमारी का एक्सपोजर हुआ तब जाके हुआ। ओके, इसके अंदर क्या होता है? सेल शामिल है कि नहीं है? कौन कौन सी? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल है। उसमें क्या हो गई? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो यहां पर बोलिए क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे? स्किन, म्यूकोसल लाइनिंग और न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ जाएंगे। तो अगर सेल्स की बात करूं तो इसमें कौन कौन सी सेल्स शामिल है? मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। इसमें कौन सी है? लिम्फोसाइट, BNT लिम्फोसाइट। तो ऐसे करके काम करता हूं, मैं बोल बोल के लिखा देता हूं ना, मेरे को खुद को लिखने में जोर आ रहा है। लिखो जल्दी है, इतना बना लो फिर मैं क्या करके लिखा था। जल्दी लिखो भैया। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, जिंदगी और कुछ नहीं, मेरी और एनसीईआरटी की कहानी है। अरे भाई लिख लिया? चले हिंदी इंग्लिश सभी इधर आ जाओ। इसमें लिखिए, इधर वाले में। ये कहाँ से होती है? जन्म से होती है ना, इनबोर्न। इनबोर्न उनको कहते हैं जन्म से होती है, ठीक है? इसमें लिखेंगे जन्म से होती है कि बाद में। अच्छा, इनबोर्न लिखा ना आपने, इनबोर्न को ऑब्लिक करके और लिख सकते हैं कोजेनेटर। इसको ऑब्लिक करके कोजेनेटर में लिख सकते हैं। लिख लिया? इसमें आ जाओ, इस वाले में लिखो। जन्म से होती है, जन्म के बाद होती है, यानी कि हमने अपने एडेप्टेशन से इनको लिया, तो अडेप्टिव। ये कैसे होती है बेटा? अडेप्टिव, ठीक है? किसमें होगी? एनिमल्स में क्या प्लांट्स में? दोनों में। तो देखिए, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। इननेट में आ जाओ, हिंदी वाले को जंतु पादप दोनों में, इंग्लिश वाले इन एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। इन एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। देखा? इधर आ जाइए। इसमें क्या क्या होगी? प्लांट्स में क्या एनिमल्स में? ओनली इन वर्टिब्रेट्स। लिखिए, ओनली इन और स्पेस वर्टिब्रेट्स, ओनली इन वर्टिब्रेट्स। लिख लिया? अच्छा, इसमें कौन कौन सी सेल्स होती है? तो सेल्स इंक्लूडेड, इसमें लिखो सेल्स इंक्लूडेड लिखा। हिंदी वाले तुम क्या लिखोगे?
ये लिख दिया, चलो ठीक है। तो डेश करके लिख दो कौन कौन सी सेल्स होती है, नाम लिखो। मैक्रोफेज, जो सेल्स इंक्लूडेड उनका नाम बता रहा हूं, मैक्रोफेज लिखो, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, और कौन सी होती है बेटा, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और एक और नाम बता रहा हूं आपको, एनके सेल्स। कौन सी सेल्स बेटा, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और होती है एनके सेल्स, लिखा हुआ है सामने एनके सेल्स। एनके सेल्स बोलो हम नेचुरल किलर सेल्स, बाद में बताएंगे, इनको एड्स वाले में यही परेशान होती है ज्यादा। एनके सेल्स हो गया। इसमें कौन कौन सी सेल्स होगी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इट इंक्लूड्स, इसमें लिखो, इट इंक्लूड्स बी एंड टी लिम्फोसाइट, इसमें बी और टी लिम्फोसाइट शामिल होती है, जैसे चाहो लिख दो। इट इंक्लूड्स बी एंड टी लिम्फोसाइट, इसमें बी और टी लिम्फोसाइट शामिल होती है। इट इंक्लूड्स बी एंड टी लिम्फोसाइट, इसमें बी तथा टी लिम्फोसाइट शामिल होती है। लिखा, लिख लिया। चलिए अब इसमें लिखिए, इट हैज इंग्लिश वाले लिखिए, इट हैज 4 टाइप ऑफ बैरियर, इट हैज 4 टाइप ऑफ बैरियर, 4 टाइप के बैरियर। इट हैज 4 टाइप ऑफ बैरियर, इसमें कुछ भी लिखना, डेस लिख दो, है ना। हिंदी में लिखिए, इसमें 4 प्रकार के बैरियर या अवरोध होते हैं, इसमें 4 प्रकार के बैरियर या अवरोध होते हैं, इसमें 4 प्रकार के बैरियर अवरोध। उधर कुछ भी लिखना, डब्बा बंद कर। 4 टाइप के बैरियर को कल पढ़ाऊंगा, आज नाम बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो 4 बैरियर्स, 4 टाइप ऑफ बैरियर्स, 4 प्रकार के क्या होते हैं बेटी, अवरोध होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको अपन कहते हैं फिजिकल बैरियर। क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर, जिसको कहते हैं भौतिक अवरोध। फिजिकल बैरियर में आता है स्किन और आता है म्यूकोसल लाइनिंग। स्किन और म्यूकोसल लाइनिंग क्या हो गई, फिजिकल बैरियर। सेकंड जो होता है इसको कहते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कार्यिकी अवरोध। कार्यिकी, इसको हिंदी में अवरोध कहते हैं ना, अवरोध। तो कार्यिकी अवरोध होता है। कार्यिकी अवरोध में क्या आता है, तो हमारी बॉडी में क्या फिजियोलॉजी है, हमारी बॉडी में खाना खाते हैं, आगे जाता है स्टमक है, स्टमक में HCl है, तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को HCl बैक्टीरिया को मार रहा है। यानी बॉडी के सिक्रेशंस क्या आ गए फिजियोलॉजिकल बैरियर में, यानी सिक्रेशंस क्या आ गए इसमें, सिक्रेशन। बोलना जरा बेटा, सिक्रेशन में कौन आता है, सलाइवा। सलाइवा, आपके सलाइवा जो है उस सलाइवा में लाइसोजाइम है कि नहीं है, वो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है कि नहीं मारता है, मारता है ना। इसी तरह से टीयर्स, टीयर्स बोले तो आंसू, आपके आंसुओं में क्या है, लाइसोजाइम है, बैक्टीरिया को मारता है। इसी तरह से सलाइवा, टीयर्स, और क्या होता है बेटा, HCl, हाँ स्वेद भी होता है। HCl कहाँ से निकल रहा है, स्टमक से निकल रहा है, तो वो भी बैक्टीरिया को मार रहा है कि नहीं मार रहा। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा से फिजियोलॉजिकल बैरियर में ही, वो बता रहा हूँ फीवर। अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, फीवर क्यों होता है, पैथोजन आता है। जब कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर आता है तो पैथोजन क्या रिलीज करता है, एंडोटॉक्सिन। वो एंडोटॉक्सिन कौन सेंस करती है, बी लिम्फोसाइट। फिर वो बी लिम्फोसाइट क्या छोड़ती है, इंटरल्यूकिन्स। वो इंटरल्यूकिन्स कहाँ जाते हैं, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या छोड़ता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो फीवर होना भी तो एक फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तीसरे बैरियर जो होते हैं इनको अपन कहते हैं सेल्यूलर बैरियर। क्या कहते हैं बेटा, सेल्यूलर बैरियर, यानी कि कोशिकीय अवरोध, कोशिकीय अवरोध। अच्छा, सेल्यूलर बैरियर में कुछ सेल्स होती होंगी जो सेल्स इनको मारती होगी, तो सेल्स कौन कौन से, जरा नाम गिना दो रे। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, तुमने कहा तो लिख दिया मैंने, न्यूट्रोफिल्स, और बोलो, और शाबाश, न्यूट्रोफिल्स के बाद मोनोसाइट, और बोलो एनके सेल्स। बस, किसी का मन कर रहा है कि बीओटी लिम्फोसाइट का नाम लिखें, नहीं बेटा, ये 4 टाइप ऑफ बैरियर इननेट का है, बीओटी लिम्फोसाइट एक्वायर्ड का है, इसलिए वो इसमें नहीं आएगी। चौथे टाइप का बैरियर को अपन कहते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। कौन सा काइनिन, साइटोकाइनिन। और इसमें आता है बेटा इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स। तो इसमें लिखते हैं अपन इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जो होता है, सॉरी इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन। ये क्या होती है बेटा, एंटीवायरल प्रोटीन होती है। जब भी किसी कोशिका को कोई वायरस आकर के इन्फेक्ट कर देता है तो कोशिका का मरना तय है, क्योंकि वो वायरस उस कोशिका की मशीनरी के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसका न्यूक्लियस के ऊपर, उसके डीएनए के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो अब सेल का मरना तय है। लेकिन जब भी कोई सेल मरती है, वायरस इन्फेक्शन से मरती है, वायरस इन्फेक्शन से पीड़ित होती है, तो कुछ केमिकल रिलीज करती है। वो केमिकल आसपास की सेल्स में फैल जाते हैं और आसपास की सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचा लेते हैं। ऐसे केमिकल को इंटरफेरोन कहा जाता है। तो इंटरफेरोन केमिकल है जो कौन सीक्रेट करता है,
वायरस संक्रमित कोशिका सीक्रेट करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन। तो जिसने खुद ने सीक्रेट किया उसके तो काम नहीं आएंगे, लेकिन आसपास के सेल को वायरस इन्फेक्शन से बचा लेंगे। तो ये क्या हो गए, साइटोकाइनिन बैरियर हो गए। तो 4 टाइप ऑफ बैरियर्स आर इंक्लूडिंग इनेट इम्यूनिटी। अब कल मैं इन्हीं 4 टाइप के बैरियर को डिटेल से पढ़ूंगा, थोड़ी देर मतलब कल, है ना। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? नोट करो, मुंह में देखो।